नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। कक्षा 11 की राजनीतिक विज्ञान की किताब है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 9 और अध्याय का नाम है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। तो इसी अध्याय 9 के आज हम पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस किताब में हैं और लघुत्तर प्रश्न को करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाठ्यपुस्तक में जो पहला प्रश्न दे रखा है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है क्योंकि। तो इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा वाक्य सही है। संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है क्योंकि। क है, परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। ख है, किसी समय विशेष में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय पश्चात अप्रासंगिक हो जाता है। ग है, हर पीढ़ी के पास अपनी पसंद का संविधान चुनने का विकल्प होना चाहिए। और घ है, संविधान में मौजूदा सरकार का राजनीतिक दर्शन प्रतिबिंबित होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, वो क्या है? परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। जैसे जैसे समय बदलता जाता है तो संविधान में संशोधन करना उचित हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगाएं। क नंबर पर दिया हुआ है कि राष्ट्रपति किसी संशोधन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तो ये सही है। संशोधन जो सामान्य विधेयक है, जब कानून बनाया जाता है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक को यदि दोनों सदन पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति उसे दोबारा पुनर्विचार के लिए संसद के पास नहीं भेज सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सभी बच्चों को याद रखना है कि सामान्य कानून अगर बनाया जाता है तो उसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति संसद के पास भेज सकता है। लेकिन अगर संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदन पास करके राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजे तो उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास राष्ट्रपति नहीं भेज सकता है। ख है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होता है। ये गलत है। केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होता है, तो ये गलत वाक्य है। और ग है, न्यायपालिका संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती। न्यायपालिका संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती, परंतु उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। व्याख्या के द्वारा वह संविधान को काफ़ी हद तक बदल सकती है। सही वाक्य है। और घ नंबर पर दिया हुआ है कि संसद संविधान के किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है। तो ये गलत है, क्योंकि संसद में साफ कह दिया है केशवानंद भारती में कि संसद जो है संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं? इस प्रक्रिया में ये कैसे शामिल होते हैं? तो कै पर है कि मतदाता। तो मतदाता संविधान संशोधन में भाग नहीं लेता है। मतदाता की संविधान संशोधन में कोई भूमिका नहीं होती है। ख है, भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान संशोधन में भाग लेता है। संविधान संशोधन बिल जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पास कर दिया जाता है तो इसे हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है। यहाँ यह बात बताना जरूरी है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन बिल को पुनर्विचार के लिए संसद के पास नहीं भेज सकता है। और उसके बाद है ग, राज्य की विधानसभाएं। तो राज्य की विधानसभाएं संविधान संशोधन में क्या भूमिका निभाती है? संविधान में कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं की भी स्वीकृति लेनी होती है या लेनी पड़ती है। यह स्वीकृति मिलने के बाद ही संविधान संशोधन बिल को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। और घ नंबर पर है संसद। तो संविधान में संशोधन करना संसद का ही काम है। जब संसद के दोनों सदन
संशोधन बिल या विधेयक को पास कर देते हैं तो उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। और उसके बाद हम गए राज्यपाल की क्या भूमिका होती है संविधान संशोधन में। तो संविधान की जिन धाराओं में संशोधन करने के लिए राज्य विधानसभाओं की ज़रूरत होती है वहाँ राज्यपाल की भी भूमिका होती है। राज्य विधानसभा से पास होने के बाद संविधान संशोधन बिल को राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है। तो न्यायपालिका को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, उसे केवल संविधान संशोधन की व्याख्या करने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 4 है और पूछा गया है कि संविधान का 42वां संशोधन अब तक का सबसे विवादास्पद संशोधन रहा है। इस विवाद के क्या कारण थे। संविधान का 42वां संशोधन अब तक का सबसे विवादास्पद संशोधन रहा है। इस विवाद के क्या कारण थे। तो कई कारण थे, उसमें पहला हम कहेंगे कि सही जवाब देना है, इसमें से कौन सा है। तो पहले क पर पूछा गया यह संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया गया था। आपातकाल की घोषणा अपने आप में ही एक विवाद का मुद्दा था। ख पर है, ख ऑप्शन है, यह संशोधन विशेष बहुमत पर आधारित नहीं था। और ग पर है, इसे राज्य विधानपालिकाओं का समर्थन प्राप्त नहीं था। और घ है, संशोधन के कुछ उपबंध सब क्लॉजेज विवादास्पद थे। तो जो सही इसमें जवाब है वो क है कि यह संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल जो 1975 में लागू किया गया था, यह संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया गया था। आपातकाल की घोषणा अपने आप में ही एक विवाद का मुद्दा थी। और दूसरा है घ, संशोधन के कुछ उपबंध विवादास्पद थे। तो ये दो उत्तर इसमें से सही, दो कारण जो हैं वो सही हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विभिन्न संशोधनों के संबंध में विधायिका और न्यायपालिका के टकराव की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विभिन्न संशोधनों के संबंध में विधानपालिका और कार्यपालिका के टकराव की सही व्याख्या करता है। तो क पर दिया गया है कि संविधान की कई तरह से व्याख्या की जा सकती है। और ख पर है, खंडन मंडन बहस और मतभेद लोकतंत्र के अनिवार्य अंग होते हैं। और ग पर है, कुछ नियमों और सिद्धांतों को संविधान में अपेक्षाकृत ज़्यादा महत्व दिया गया है। कतिपय संशोधनों के लिए संविधान में विशेष बहुमत की व्याख्या की गई है। और ग पर है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी विधायिका को नहीं सौंपी जा सकती। और ग है, न्यायपालिका केवल किसी कानून की संवैधानिकता के बारे में फैसला दे सकती है, वह ऐसे कानूनों की वांछनीयता से जुड़ी राजनीतिक बहसों का निपटारा नहीं कर सकती। तो सही जो जवाब है वो अंग्य है, न्यायपालिका केवल किसी कानून की संवैधानिकता के बारे में फैसला दे सकती है, वह ऐसे कानूनों की वांछनीयता से जुड़ी राजनीतिक बहसों का निपटारा नहीं कर सकती है। प्रश्न नंबर 6 है, बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में सही व्याख्या को चिन्हित करें, गलत वाक्य को सही करें। बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में सही व्याख्या को चिन्हित करें, गलत वाक्य को सही करें। तो क पर दिया हुआ है कि संविधान में बुनियादी मान्यताओं का खुलासा किया गया है। संविधान में बुनियादी मान्यताओं का खुलासा किया गया है, यह कथन सही नहीं है। उत्तर में हम कहेंगे इसके कि यह कथन सही नहीं है। संविधान में कहीं भी अलग से मूल ढांचे की कोई व्याख्या नहीं की गई है। ख पर दिया गया है, बुनियादी ढांचे को छोड़कर विधायिका संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन कर सकती है, तो यह कथन सही है। ग पर है जो दिया गया है, न्यायपालिका ने संविधान के उन पहलुओं को स्पष्ट कर दिया है। न्यायपालिका ने संविधान के उन पहलुओं को स्पष्ट कर दिया गया है जिन्हें बुनियादी ढांचे के अंतर्गत या उसके बाहर रखा जा सकता है, तो यह कथन भी सही है। न्यायपालिका ने कई मामलों में स्पष्ट किया है कि ये बातें जो हैं वो संविधान के मौलिक ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। घ पर है कि यह सिद्धांत सबसे पहले केशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित किया गया था, यह भी बिल्कुल कथन सही है। और अंगय पर है, यह सिद्धांत इस सिद्धांत से न्यायपालिका की शक्तियां बढ़ी हैं।
सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है, तो यह कथन भी सही है। तो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मौलिक ढांचा है या जो बुनियादी ढांचा है, उसके ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में आपकी जो व्याख्या की गई उसकी एक लिंक डाल दिया जाएगा, ताकि आप उसको केशवानंद भारती मामला क्या था इस नाम से हमने एक वीडियो बनाया है, तो आप मेरे YouTube चैनल पर उसको सर्च कर सकते हैं और पूरा का पूरा आप उसको सुन सकते हैं कि संविधान का मौलिक ढांचा क्या होता है। प्रश्न नंबर 7 है, संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्याख्या करें। तो विशेष उत्तर में हम कहेंगे कि विशेष बहुमत का अर्थ यह है कि संविधान का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए और संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग से पास किया जाना चाहिए। संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत का प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि विधेयक पर जब तक सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच पूरी सहमति न बन जाए तब तक उसे पास न किया जा सके। प्रश्न नंबर 8 है और पूछा गया है कि संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत का क्या अर्थ है, कि जो विशेष बहुमत की बात कह रखी है कि संविधान में संशोधन करने के लिए, तो विशेष बहुमत का अर्थ क्या है? तो उत्तर में हम कहेंगे कि संविधान में कुछ धाराएं या अनुच्छेद, वैसे में अनुच्छेद ही लिखा गया, उसमें आर्टिकल लिखा हुआ है, संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में अंतर होता है। साधारण बहुमत का अर्थ है कि यदि सदन में 247 सदस्य उपस्थित हैं, साधारण बहुमत का अर्थ है कि यदि सदन में 247 सदस्य उपस्थित हैं और किसी विधेयक पर मतदान करना हो, तो यदि इन सदस्यों में से कम 124 सदस्य बिल के पक्ष में मतदान करें तो बिल को पास माना जाएगा। लेकिन संविधान संशोधन बिल के मामले में यह बात लागू नहीं होती है। संविधान में संशोधन करने के लिए 2 प्रकार के विशेष बहुमत की जरूरत होती है। पहला जो है संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। जैसे लोकसभा में 245 सदस्य होते हैं, तो किसी भी संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए 273 सदस्यों की जरूरत होगी। यदि मतदान के समय सदन में 300 सदस्य मौजूद हैं, तो बिल पास करने के लिए 273 सदस्यों को बिल के पक्ष में मतदान करना होगा। पहला तो ये है कि तरीका कि क्या है, आधे से एक ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा जो तरीका है वो है संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। इसके अलावा संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पास किया जाना चाहिए। इसके लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, दोनों सदनों को इकट्ठे नहीं बिठाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संविधान में अनेक संशोधन न्यायपालिका और संसद की अलग अलग व्याख्याओं का परिणाम रहे हैं। भारतीय संविधान में अनेक संशोधन न्यायपालिका और संसद की अलग अलग व्याख्याओं का परिणाम रहे हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो उत्तर में हम कहेंगे कि कई बार यह भी देखने में आया है कि जब किसी मुकदमे में न्यायपालिका ने संविधान की किसी धारा की अलग प्रकार से व्याख्या की और वह व्याख्या सरकार को पसंद नहीं आई, तो सरकार ने संसद के माध्यम से संविधान को ही बदल दिया। केशवानंद भारती मामले में जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है, तो सरकार ने 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति पर ही प्रतिबंध लगा दिया। प्रश्न नंबर 10 है,
अगर संशोधन की शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है तो न्यायपालिका को संशोधन की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। अगर संशोधन की शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है तो न्यायपालिका को संशोधन की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? 100 शब्दों में व्याख्या करें। तो उत्तर में हम कहेंगे कि यह मांग उठती रही है कि अगर संशोधन की शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है तो न्यायपालिका को संशोधन की वैधता को जानने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन यह भी हो सकता है कि जनता के प्रतिनिधि अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए संविधान में संशोधन कर दें। भारत में ऐसा कई बार हुआ है जब सत्तारूढ़ दल ने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए संविधान को बदला है, जबकि विपक्षी दल उससे सहमत नहीं थी। यदि उस समय न्यायपालिका अपनी सक्रियता नहीं दिखाती तो इससे लोकतंत्र को हानि पहुंच सकती थी। इसलिए जरूरी हो जाता है कि न्यायपालिका को संसद द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधनों की वैधता को परखने का अधिकार होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान लचीला है या कठोर? पूछा गया है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान न तो पूरी तरह से लचीला है और न ही पूरी तरह से कठोर है, बल्कि यह अंशतः लचीला है और अंशतः कठोर है। पार्टली फ्लेक्सिबल और पार्टली रिजिड है ये। जैसे नंबर 1 पर हम कहेंगे कि संविधान में कुछ धाराएं या अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संसद अपने साधारण बहुमत से परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारा संविधान लचीला है। और 2 पर है, संविधान में कुछ धाराएं या अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें केवल तभी संशोधन किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन अपनी अलग अलग बैठकें करके अपने कुल सदस्यों के बहुमत से या वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस संशोधन के पक्ष में प्रस्ताव पास कर दे। संसद में पास होने के बाद आधे राज्यों की स्वीकृति लेना भी जरूरी है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारा संविधान कठोर है। प्रश्न नंबर 11 है, संविधान के मूलभूत ढांचे या बुनियादी ढांचे से क्या अभिप्राय है? सबसे पहले 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूलभूत ढांचे का विचार दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद संविधान में तो संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकती है। संविधान के मूलभूत ढांचे में निम्नलिखित बातों को या निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया जा सकता है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, संविधान का लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक ढांचा, संविधान का संघीय स्वरूप। 5वां है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। नेक्स्ट है विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन। और 7वां है भारत की प्रभुता, संप्रभुता और अखंडता। तो ये कुछ तत्व हैं जो संविधान के मौलिक ढांचे में शामिल किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? तो संविधान को जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान गतिशील होता है, यह बदलते समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। प्रश्न नंबर 13 है, 42वें संवैधानिक संशोधन पर नोट लिखो। छोटा सा एक नोट लिखने के लिए कहा गया है। तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल कुछ ना कुछ इस प्रश्न में से जरूर आता है। तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में पास किया गया था। यह संशोधन अब तक पास किए गए सभी संशोधनों में सबसे लंबा था, इसलिए इस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संवैधानिक संशोधन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। 1 नंबर पर हम कह सकते हैं कि संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद 2 शब्द जोड़े गए। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और एक और हम कह सकते हैं इस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। प्रश्न नंबर 14 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है?
तो संविधान का जो अनुच्छेद है वो 368 है, जिसमें संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है, बदलाव कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 15 है, ऑप्शन दे रखे हैं। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि यह एक विशाल संविधान है, इसका निर्माण संविधान सभा ने किया है, यह गतिशील संविधान है, यह एक लिखित संविधान है। तो जीवन दस्तावेज इसलिए कहते हैं, तो ऑप्शन ग आएगा, यह एक गतिशील संविधान है। प्रश्न नंबर 16 है, कौन सी बात भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाती है? संवैधानिक संशोधन, ख है न्यायिक निर्णय, ग है संसद द्वारा निर्मित कानून और घ है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो हैं इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रपति किसी संविधान संशोधन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, सही है या गलत है? तो सही है, संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति संसद के पास नहीं भेज सकता है। प्रश्न नंबर 18 है, सही गलत पूछा गया है। संसद संविधान के किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है, सही है या गलत है? तो गलत है, मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। प्रश्न नंबर 19 है, किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 1976 में पास किए गए 42वें संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? तो भारतीय संविधान में पहला ही संशोधन 1951 में किया गया, पहले ही वर्ष में इसको कर दिया गया। प्रश्न नंबर 20 है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ये दो शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 365 अनुच्छेद थे जब भारत का संविधान बना, 365 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। और भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, कितने उसके चैप्टर हैं? तो 22 उसके भाग हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को वर्तमान समय में मान्यता दी गई है। तो ये प्रश्न उत्तर थे इस पाठ के। धन्यवाद, नमस्कार।